गुड आफ्टरनून बच्चों। पुण्य लाइव क्लास में मैं समीना तबस्सुम आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, क्लास 9 फिज़िक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं गति यानी कि मोशन। बच्चों, ये चैप्टर हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम लोग देखते हैं अपने आसपास, सब क्या है, किसी न किसी प्रकार से गति में हैं। तो इसमें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में जो देखा बच्चों, वो देखा गति के बारे में, विराम के बारे में, चाल, वेग, त्वरण, और हम लोगों ने ये भी देखा कि सदिश और अदिश राशियों के बारे में जाना, वेक्टर स्केलर के बारे में, और ये भी देखा कि जो सदिश है उनका ज्यामितीय निरूपण कैसे करते हैं। अगर कोई वस्तु गति में है तो उसका ज्यामितीय निरूपण कैसे करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ग्राफीय निरूपण गति का किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग गति का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफ के द्वारा हम लोग गति को दिखाते हैं। तो मुख्य रूप से बच्चों दो तरह के ग्राफ हम लोग गति में देखते हैं हम यहाँ पे, कि रैखिक गति के लिए जो कि एक ग्राफ खींचा जाता है दूरी और समय के बीच, या यूँ कहें कि विस्थापन और समय के बीच, और एक और प्रकार के ग्राफ आप लोग देखेंगे इस जो कि खींचा जाएगा वो वेग और समय के बीच खींचा जाता है। तो यहाँ पे जो ये ग्राफ है दूरी और समय के बीच खींचा गया ग्राफ, ये बताता है कि समय के साथ साथ दूरी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और वेग और समय के बीच जब ग्राफ खींचा जाता है तो वो बताता है कि समय के साथ साथ वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है ना। तो दूरी, चलिए हम लोग देखते, और ग्राफ में क्या किया जाता है बच्चों, ग्राफ तो आप लोग जानते हैं दो लाइंस होती हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना। ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा। जो क्षैतिज रेखा होती है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है। तो जब हम लोग गति की बात करते हैं तो गति जब ग्राफ पे दिखाते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, नॉर्मली समय को लिया जाता है, और जो वाई एक्सिस है उस पर हम लोग दूरी या वेग को दिखाते हैं। तो ये चूँकि हम लोग सबसे पहले, और ठीक ग्राफ में जैसे होता है कि ये हो गया ओरिजिन के दाहिने ओर मापी गई दूरियां पॉजिटिव, ओरिजिन के बाएं साइड एक्स एक्सिस पे मापी गई दूरियां निगेटिव, और इसी तरह ऊपर की ओर मापी गई दूरियां वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर मापी गई दूरियां पॉजिटिव, और नीचे की ओर मापी गई सारी दूरियां क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। तो चलिए हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्राफ जो है, जो कि किसके बीच खींचा जा रहा है, दूरी और समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उससे हमें किन किन बातों का पता चलता है। ये देखिए, दूरी और समय के बीच खींचा गया ग्राफ है। तो ये तो पहले भी जिक्र किया बच्चों कि ये बता रहा है कि समय के साथ साथ दूरी में क्या परिवर्तन हो रहा है, और समय के साथ साथ जो दूरी तय की जाती है, एकांक समय में जो दूरी तय की जाती है तो वही क्या होती है, वस्तु की चाल होती है, वस्तु का वेग होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि इन दोनों के बीच जब ग्राफ खींचा जा रहा है, और ये ग्राफ क्या हो रहा है, ये ग्राफ एक सरल रेखा, दूरी समय के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा आया है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वस्तु का वेग है वो क्या है, एक समान है। और ये भी जान लीजिए बच्चों कि दूरी और समय के बीच का ग्राफ, खींचा गया ग्राफ क्या बताता है, वस्तु की चाल को बताता है, वस्तु के वेग को बताता है ना। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ग्राफ इसको O और इसको मान लें B, तो ग्राफ O B एक सरल रेखा है। वो इस बात को दिखा रहा है कि वस्तु की जो चाल है वो किस प्रकार की चाल है, तो एक समान चाल है ना। एक समान चाल से गति कर रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। अब ये सरल रेखा चाहे ऐसे हो या फिर ऐसे हो या फिर ऐसे हो, है ना, हमेशा एक सरल रेखा होगा। और क्या है कि दूरी समय
ग्राफ की जो ढाल है, ढाल का मतलब क्या हुआ कि ये कितना कोण बना रही है एक्स एक्सिस के साथ या फिर समय अक्ष के साथ। ये देखिए ये वाला ग्राफ क्या बना रहा है, ये इसको मान लें हम लोग, इसको डी मान लें और इसको सी मान लें। तब देखिए ग्राफ ओसी जो है वो ढाल के साथ क्या एंगल बना रहा है, और ग्राफ ओबी ढाल के साथ क्या समय अक्ष के साथ क्या एंगल बना रहा है, और ओडी ग्राफ इसके साथ समय अक्ष के साथ क्या एंगल बना रहा है। तो इसको देखिए कि ये ज़्यादा बड़ा एंगल बना रहा है ओडी, तो यानी ओडी ग्राफ की ढाल क्या है, अधिक है, सबसे अधिक ओडी की ढाल है। उससे कम है ओबी ग्राफ की ढाल, और उससे भी कम है ओसी ग्राफ ओसी की ढाल, है ना। तो जो ढाल है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो वस्तु की चाल रिप्रेजेंट करती है। तो जिस वस्तु की चाल ढाल, ग्राफ की ढाल जितनी ज़्यादा अधिक होगी उस वस्तु का वेग भी सबसे अधिक होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ओडी की ढाल सबसे अधिक है, तो जो वस्तु का ग्राफ ये ओडी रेखा आ रही है वो वस्तु सबसे तेज चल रही है, उसकी चाल सबसे अधिक है, और ओबी की उससे कम है, और सबसे कम चाल किसकी है, तो उस वस्तु की है जिस वस्तु की चाल का ग्राफ क्या मिला है, ओसी मिला है। इसकी ढाल सबसे कम है तो इसकी चाल भी सबसे कम है। तो दूरी समय ग्राफ की ढाल द्वारा हम लोग किसको दिखाते हैं, चाल को दिखाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि स्थिर वस्तु के लिए क्या हम लोग चलती हुई वस्तु के लिए तो दिखाते हैं ग्राफ, तो क्या स्थिर अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं बच्चों, कैसे दिखाते हैं ग्राफ में। तो ये देखिए ग्राफ में ये वाई एक्सिस पे क्या है, दूरी लिया गया है, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है, समय लिया गया है। तो अगर दूरी और समय के बीच खींचा गया ग्राफ अगर समय अक्ष के समांतर आता है ना, समांतर ये भी है, समांतर ये भी होगा, और समांतर ये भी होगा, है ना। तो अगर कोई ग्राफ दूरी और समय के बीच खींचा गया ग्राफ अगर समय अक्ष के समांतर आता है तो इसका मतलब है कि वस्तु रुकी हुई है ना। क्यों रुकी हुई है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग देखें बच्चों, इस ग्राफ में मार्क किया हुआ है, यहाँ पे समय दिखाया गया 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड, 70 सेकेंड, इस तरह से एक्सिस पे दिखाया गया। और यहाँ पे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5 ये सब क्या दिखाया गया है, दूरी को दिखाया गया है। अब देखिए 10 सेकेंड के बाद वस्तु ने कितनी दूरी तय की थी, 5 किलोमीटर, और 20 सेकेंड के बाद मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है, 5 किलोमीटर की दूरी पे। 40 सेकेंड के बाद भी वो 5 किलोमीटर की दूरी पे, 70 सेकेंड के बाद भी वो क्या हो रहा है, वो मूल बिंदु से 5 किलोमीटर की ही दूरी पे। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, और जब समय के साथ वस्तु की द्वारा तय की गई दूरी का मान न बढ़ रहा है न घट रहा है तो इसका मतलब क्या है, वस्तु रुकी हुई है ना। तो इसीलिए स्थिर वस्तु का ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे तो वो एक सरल रेखा होगी जो कि किसके समांतर होगी, समय अक्ष के समांतर होगी। कब, जबकि ग्राफ खींचा जाए दूरी और समय के बीच। ठीक है बच्चों। अब चलिए यहाँ पे हम लोग एक नज़र डालते हैं अलग अलग प्रकार के ग्राफ के, और हम लोग ये देखिए दूरी और समय के बीच खींचा हुआ ग्राफ है, ये समांतर आया समय अक्ष के, तो यानी वस्तु क्या है, रुकी हुई है। और समय और दूरी के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा आया, तो इसमें यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि वो वस्तु की चाल क्या है, एक समान है। अगर इस तरह की सरल रेखा नहीं आकर के इस तरह से कर्व्ड लाइन आ गई, यहाँ पे भी देखिए कर्व्ड है उसका ग्राफ, यहाँ पे भी कर्व्ड है, वक्र है, रेखा द्वारा रेखा प्राप्त हो रही है ग्राफ में, तो इन दोनों केसेस में क्या है, कैसी गति है वस्तु की, एक समान चाल है या असमान चाल है। क्योंकि दूरी और समय के बीच खींचा गया ग्राफ क्या बताता है, चाल को बताता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये एक सरल रेखा नहीं प्राप्त हुआ, ये ग्राफ, यहाँ पे भी जो ग्राफ प्राप्त हुआ दूरी और समय के बीच खींचा गया वो भी सरल रेखा नहीं प्राप्त हुआ। तो यानी कि ये जो चाल है वो किस प्रकार की चाल को दिखा रहा है, असमान चाल को दिखा रहा है। लेकिन देखिए इसको अगर हम लोग स्टडी करें
कि यहाँ पे धीरे धीरे समय के साथ दूरी का मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पे चाल क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धीरे धीरे समय के साथ बढ़ रही है। तो शुरू में तो इसकी चाल क्या हुई, बढ़ रही है, और फिर क्या हो रही है, कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, और यहाँ से यहाँ तक मतलब समांतर है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक वस्तु मूव नहीं कर रही है, जो भी समय अंतराल हो उसमें। यहाँ से देख लेंगे हम लोग समय अक्ष पे कि किस समय अंतराल के बीच ग्राफ जो है समांतर आया है, यानी उस दौरान वस्तु क्या हुई, उतनी देर रुकी रही। तो इस तरह से और भी प्रकार के ग्राफ होते हैं बच्चों, जैसे कि बताया 2 प्रकार के ग्राफ के बारे में, जो समय और दूरी के बीच खींचा जाए वो चाल बताता है, और दूसरा ग्राफ क्या होता है, चाल और समय के बीच खींचा गया ग्राफ, है ना। ये देखिए ग्राफ का वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, समय लेते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, वेग लेते हैं। तो ये क्या बताता है कि वस्तु की चाल में परिवर्तन को बताता है। और चाल में परिवर्तन को क्या कहते हैं, चाल में परिवर्तन को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। समय के साथ एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो एक्सेलरेशन कहते हैं या त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एक समान चाल, देखिए इस ग्राफ को स्टडी करें, वेलोसिटी और टाइम, वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ। जो भी ग्राफ आएगा वो किसका मान देता है, तो वो मान देता है त्वरण का, जिसको हम लोग नॉर्मली ए से दिखाते हैं, है ना। ये ग्राफ भी किसका मान बता रहा है, तो त्वरण का मान बता रहा है, क्योंकि ये ग्राफ भी वेग और समय के बीच खींचा गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो ग्राफ है वो वेग और समय के बीच खींचा गया है ना। और ये ग्राफ भी क्या बता रहा है, ये जो ग्राफ है वो बता रहा है त्वरण को, है ना। वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, यानी समय के साथ साथ उसके वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी त्वरण को बता रहा है, त्वरण या फिर मंदन, है ना। त्वरण अगर पॉजिटिव हो तो वो त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, और अगर उसका मान निगेटिव हो यानी घट रहा हो तब उसको क्या कहते हैं बच्चों, मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, या फिर डिसेलरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, ये भी वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ है, और ये क्या बताएगा, त्वरण को बताएगा। अब चलिए इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको देख लीजिए कि जिस तरह से दूरी और समय के बीच खींचा गया ग्राफ अगर सरल रेखा होता था तो वो एक समान वेग को बताता था, उसी तरह से वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ अगर एक सरल रेखा है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, सरल रेखा हो तो हम लोग क्या कहते हैं कि वस्तु की चाल कैसी है, वस्तु में उत्पन्न त्वरण कैसा है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक समान है ना, एक समान त्वरण उत्पन्न हो रहा है वस्तु में, ठीक है। और के लिए चाल समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है जो कि समय अक्ष के एक समान चाल के लिए ये क्या दिखाता है, एक समान त्वरण को दिखाता है। अगर हम लोग दिखाना है कि एक समान चाल को किस ग्राफ में, तो वेग समय ग्राफ में, वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ में अगर हम लोगों को एक समान चाल को दिखाना है तब वो ग्राफ कैसा आता है, तो ये देखिए वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ अगर समय अक्ष के समांतर आ रहा है तो हम लोग क्या समझते हैं कि वस्तु की चाल एक समान है, उसकी चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है, ना तो वेग बढ़ रहा है और ना वेग घट रहा है ना, एक समान। देखिए कुछ इसको हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब देखिए ये 5-10 माना ना, 5 मिनट के बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मिनट के बाद भी उसका वेग कितना, 20 मीटर प्रति सेकेंड ही है ना। ये जब वेग लेंगे तो उसका मात्रा क्या रहेंगे, मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर पर आवर ले सकते हैं, उसकी जो यूनिट है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि समय के साथ साथ उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, और समय के साथ अगर वेग के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है वस्तु
कैसी चाल से चल रही है, तो एक समान चाल से चल रही है ना। और जबकि देखिए यहाँ पे जब वेग और समय के बीच खींचे गए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों जिस पे ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए वेलोसिटी और समय, यानी कि वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ अगर समय अक्ष के समांतर आए तब हम लोग जानते हैं, तब हम लोग समझते हैं कि वस्तु की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, या फिर उसका वेग एक समान है। लेकिन अगर यही ग्राफ रहता किसके बीच में, तो दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचा जाता, दूरी और समय के बीच खींचा गया ग्राफ रहता, तो वो उसमें अगर ये सरल रेखा आती कोई, तब हम लोग समझते हैं कि वस्तु कैसे चल रही है, तो एक समान चाल से चल रही है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, उस पर भी ध्यान देना है ग्राफ को रीड करते वक्त कि ये ग्राफ किन किन दो भौतिक राशियों के बीच खींचा गया है, और इन दोनों के बीच खींचा गया ग्राफ जो प्राप्त होगा वो किस चीज़ को बता रहा है, वो त्वरण को बता रहा है, वो चाल को बता रहा है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, तब आपकी ग्राफ रीडिंग जो है हमेशा एक्यूरेट होगी। और क्या लिखा हुआ है कि वेग समय ग्राफ की ढाल से गतिशील वस्तु के त्वरण का मान निकाला जाता है। ये जो वेग है और समय है, इसके बीच खींचा गया जो ग्राफ है ना, उसकी ढाल क्या बताती है, उसकी ढाल बताती है वस्तु का त्वरण को बताती है। इसकी ढाल, ये ढाल यही है ग्राफ का द्वारा समय अक्ष के साथ बनाया गया कोण। ये देखिए इस ग्राफ की ढाल अधिक है तो इसका त्वरण भी क्या होगा, अधिक होगा, और ये इस ग्राफ की ढाल कम है तो इसका त्वरण का मान कम होगा। ये भी त्वरण को बता रहा है, ये भी त्वरण को बता रहा है, ये भी त्वरण को बता रहा है, लेकिन इन तीनों त्वरण में से कौन सा ग्राफ ज़्यादा त्वरण को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए, पहला, दूसरा या तीसरा। तो पहला ग्राफ जो है, फर्स्ट ग्राफ, वो दिखा रहा है कि त्वरण अधिक है क्योंकि इसकी ढाल अधिक है। और यहाँ पे जो दूसरा ग्राफ है, नंबर 2 ग्राफ है, उसकी कुछ कम है, किससे, 1 से कम है उसका त्वरण, और सबसे कम त्वरण किसका है, तो तीसरी वस्तु के ग्राफ का दिखा रहा है। तो ये जो रेखा है सबसे कम त्वरण को डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ग्राफ की जो ढाल होती है उससे हम लोग किस चीज़ का पता लगाते हैं, तो त्वरण की वस्तु की में उत्पन्न त्वरण का मान निकालते हैं, है ना। ये तो देखा कि अगर त्वरण एक समान होगा, यानी हर 1 घंटे पे, मान लीजिए कोई गाड़ी इस तरह चल रही है कि पहले घंटे में उसकी चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा और बीता तो उसकी चाल हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 1 घंटा और बीता तो उसकी चाल हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर 1 घंटे के बाद उसकी चाल कितनी बढ़ जा रही है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जा रही है। तो इस प्रकार से जब कोई वस्तु चल रही है तो उसमें जो एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है, एक समान त्वरण उत्पन्न हो रहा है। लेकिन वही कि पहले घंटे में चाल थी 10 किलोमीटर प्रति आवर ही थी, दूसरे घंटे में उसकी चाल हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर अगले में 40 कर दिया उसने, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बड़ा समय अंतराल तो 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटे का बराबर समय अंतराल है, लेकिन उस समय अंतराल में जो वृद्धि हो रही है वेग में वो अलग अलग है। कभी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जा रही है चाल, कभी 25-30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जा रही। तो उस प्रकार का त्वरण क्या कहलाता है, वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म त्वरण या फिर असमान त्वरण, है ना। और असमान त्वरण के लिए जब हम लोग वेलोसिटी और समय के बीच ग्राफ खींचते हैं तो वो एक सरल रेखा नहीं आता है, बल्कि एक कर्व्ड रेखा आती है, वक्र रेखा आती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये असमान त्वरण को दिखा रहा है। उसी तरह यहाँ भी ये वक्र रेखा है ग्राफ, तो ये भी असमान त्वरण को दिखा रही है। लेकिन देखिए फ़र्क क्या है, यहाँ पे समय के साथ वेग का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या बताएगी, त्वरण को पॉजिटिव
एक्सेलरेशन को बताएगी, यानी कि जिसको कि हम लोग त्वरण कहते हैं। और यहाँ पे देखिए समय के साथ साथ वेलोसिटी, समय बढ़ते समय के साथ वेलोसिटी का मान क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, वेग का मान कम होता जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, वेग में कमी आ रही है। और ये कंडीशन क्या कहलाती है, तो ये रिटार्डेशन कहलाती है, डिसेलेरेशन कहलाती है, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन हम लोग इसको कह सकते हैं, त्वरण या मंदन। यहाँ पे त्वरण और ये मंदन, ठीक है। इस तरह से ग्राफ इस तरह से हम लोग ने दूसरे टाइप ऑफ ग्राफ को देखा, जो कि खींचा गया चाल और समय के बीच का ग्राफ है। और ये किसको बताता है, तो एक्सेलरेशन बताता है। इस ग्राफ की ढाल एक्सेलरेशन बताती है, त्वरण को बताती है। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब इससे और क्या है, तो है कि वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ से हमें त्वरण का पता चलता है, लेकिन वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ से हमें वस्तु द्वारा किसी खास समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का भी पता चल पाता है। हम लोग यहाँ से दूरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, कौन से ग्राफ से, तो वो उस ग्राफ से जो कि वेलोसिटी और टाइम के बीच खींचा जाता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि जैसे कि हम लोगों ने कहा कि अचर वेग के लिए जो विस्थापन समय ग्राफ खींचा जाता है, उससे हम लोग क्या पता चलता है, वस्तु की चाल का पता चलता है ना। तो चाल जैसे कि जाना कि विस्थापन और समय के बीच खींचे गए ग्राफ से हमें वस्तु की चाल का पता चलता है। और चाल क्या होती है, जो ग्राफ की ढाल होती है वही क्या बताती है, तो चाल को बताती है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, और जितना खड़ा होगा उतना ही वेग, वो अधिक वेग को दिखाएगा वस्तु के, ये ग्राफ जितना। ये बच्चों, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। अब यहाँ पे फिर से एक बार देख लें हम लोग अचर वेग के लिए, वो तो अचर वेग के लिए वेग समय ग्राफ कैसा होता है, तो अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा आता है, और अचर वेग के लिए वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ क्या आता है, तो समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर। बच्चों ये पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब चलिए देखते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने जिक्र किया कि वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन का तो पता चलता ही है, उस ग्राफ की ढाल जो हमें एक्सेलरेशन बताती है, त्वरण बताती है। लेकिन वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालते हैं, चलिए ज़रा देखते हैं कि ये यहाँ पे ये क्या है, एक ग्राफ है जो कि किसके बीच खींचा गया है, वेग और समय के बीच खींचा गया है। और वो ग्राफ क्या है, डीसी, ये वाली रेखा जो है वो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि वेग और समय के बीच खींचा गया है। अगर हम लोग मान लीजिए निकालना चाहते हैं कि 10 सेकंड से 50 सेकंड के बीच में वस्तु ने कितनी दूरी तय की, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो ग्राफ है ना, ग्राफ है और समय अक्ष के बीच का जितना पार्ट है उसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसका एरिया निकालते हैं जब हम लोग, तो वो एरिया क्या बताता है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को निकालता है। जैसे 10 से 50 सेकंड के बीच जो ग्राफ और और समय अक्ष के बीच का पार्ट कौन सा है, तो ADCB या ABCD यही पार्ट है। अगर हम लोग ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो 10 से 50 सेकंड के बीच वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताएगा। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे तो एक सरल रेखा थी, प्रधान अक्ष के समांतर, यानी वस्तु क्या थी, रुकी हुई थी, नहीं, वस्तु एक समान चाल से चल रही थी, तो उसने कितनी दूरी तय की। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, वस्तु की गति कभी बढ़ रही है ना। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ देखिए,
यहाँ से यहाँ तक जब जब वस्तु चल रही है, यानी 0 से 10 सेकेंड के बीच, ये एक्स एक्सिस है बच्चों। इसमें हम लोगों ने क्या लिया है, समय लिया है सेकंड में, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, और यहाँ पे क्या लिया गया है, वेग लिया गया है मीटर प्रति सेकंड में, जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड, तो इस तरह से लिया है। तो चलिए हम लोग अब ग्राफ को स्टडी करते हैं। 0 से 10 सेकंड के बीच में, यानी 10 सेकंड तक वो वस्तु क्या चली, एक समान चाल से चली, है ना। एक समान चाल से नहीं चली बच्चों, समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है और काफ़ी तेज़ से परिवर्तन हो रहा है, यानी यहाँ पे त्वरण उत्पन्न हो रहा है। एक समान त्वरण से चली वस्तु, फिर ए से बी के बीच में देखिए, यानी कि 10 से 30 सेकंड के बीच ये ग्राफ आया समय अक्ष के समांतर, यहाँ पे वेग बढ़ना बंद हो गया, है ना। फिर बी से सी के बीच में, यानी कि 30 सेकंड से 50 सेकंड के बीच में देखिए समय के साथ साथ वेग क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या मंदन उत्पन्न हो रहा है ना। तो अब अगर हम लोगों को 0 से लेकर के 50 सेकंड के बीच वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग बच्चों एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं कि वेलोसिटी यानी वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ से हम लोग किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ है 0 ओ से लेके ओ, ए, बी, सी, ये ग्राफ है गति का किसी वस्तु की। तो ये ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, यानी ओ, ए, बी, सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वो हमें 50 सेकंड में तय की गई दूरी को बताएगा। अब चलिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि ये पूरा ओ, ए, बी, सी, ये पूरा जो शेप है, आकार है, उसको पहचानिए कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप है ये। तो ये एक समलंब चतुर्भुज है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, है ना। तो एक तो समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी से, तो वो निकाल सकते हैं। या नहीं तो समलंब चतुर्भुज का एरिया अगर याद नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे आप, तब करेंगे कि ये तीन जो यहाँ पे जो 3 पार्ट देख रहे हैं बच्चों, इसको पूरे फिगर को 3 पार्ट में बांट दिया, तो ये आपका एक त्रिभुज निकल के आया, और ये एक आयत निकल के आया, और ये क्या हुआ, एक और त्रिभुज निकल के आया। तो पहले आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया, त्रिभुज का एरिया हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, और ये आयत का एरिया तो सबको पता ही होगा। आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे चौड़ाई भी आपको पता है, यहाँ से आप लंबाई भी देख सकते हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और फिर इस त्रिभुज का वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से आप लोग फिर इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल करके तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो क्या निकलेगा, उससे निकल जाएगा क्योंकि दिए गए समय अंतराल में तय की गई दूरी का मान निकल जाएगा। तो अब चलिए बच्चों, जब हम लोग एक समान त्वरण की बात करते हैं, है ना, तो एक समान त्वरण से जब वस्तु चलती है तो उसके लिए गति के कुछ समीकरण हैं। तो उनकी चलती है तो उसकी जो वेग है ना, वेग है, शुरू में कोई वस्तु चल रही होती है तो उसका कुछ वेग होता है, जिसको कि हम लोग नॉर्मली यू से दिखाते हैं। फिर उस पर कोई बल लगता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, तो वेग जो है यू से वी हो जाता है। तो वी को हम लोग क्या करते हैं, अंतिम वेग को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर यहाँ पे जो है ए क्या है, त्वरण जो उत्पन्न होता है वस्तु में, उसको ए से दिखाते हैं, और समय को सी से दिखाते हैं। तो किसी भी वस्तु की मोशन में किसी भी वस्तु की प्रारंभिक गति, अंतिम गति, त्वरण और समय के बीच के रिलेशन को बताने के लिए क्या है, गति के 3 समीकरण हैं। मुख्य रूप से 3 गति के समीकरण हैं जो कि इस प्रकार हैं। v = u + at, यानी कि अंतिम वेग बराबर क्या होता है,
अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग और प्लस त्वरण और समय का गुणनफल, है ना। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेग समय ग्राफ। इस रिलेशन को हम लोग कौन सा किसके बीच का रिलेशन बता रहा है, तो वेग और समय के बीच का रिलेशन को बता रहा है। तो इस ग्राफ को हम लोग वेग समय इक्वेशन भी कहते हैं, वेग समय समीकरण कहते हैं समीकरण को। और दूसरा समीकरण है जो कि विस्थापन, है ना, जो कि विस्थापन और वेग समय ग्राफ, है ना। विस्थापन समय ग्राफ, ये विस्थापन है, और ये किससे इसका रिलेशन मेनली इस समीकरण में किसके बीच के रिलेशन को दिखाया गया है, तो विस्थापन और समय के बीच के रिलेशन को दिखाया गया है। इसलिए इस समीकरण को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो विस्थापन समय, ये वेग समय और ये विस्थापन समय समीकरण के नाम से जानते हैं। और ये तीसरा समीकरण जो है, जो बता रहा है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये जो समीकरण है वो वेग और विस्थापन के बीच के रिलेशन को बता रहा है। इसलिए इस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, वेग विस्थापन समीकरण कहते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार बच्चों इसको प्रूफ करके देखते हैं कि आखिर ये रिलेशन जो इस्टेब्लिश हुआ है कहाँ से इस्टेब्लिश हुआ है। तो देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो सबसे पहले त्वरण की परिभाषा से कीजिए। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि कोई वस्तु है जो u वेग से चल रही है और उसका वेग जो है वो चेंज हो जाता है कितने में, v में। उसमें बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। कितना त्वरण उत्पन्न होता है, a त्वरण उत्पन्न होता है, जिसके कारण t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है। और इस बीच उस वस्तु ने दूरी कितनी तय की, तो ये जो दूरी तय की वो s तय की। इसकी विस्थापन जो है वस्तु का वो s है, यही मानते हैं। ये वस्तु a है और ये वस्तु b है। तो चलिए, त्वरण क्या कहता है, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन यहाँ पे क्या हुआ, वेग में परिवर्तन कितना हुआ बच्चों, वेग में परिवर्तन हुआ v माइनस u, है ना। बाद में v हो गया, पहले u था। और ये परिवर्तन कितने समय में हुआ, तो t समय में हुआ। तो एकांक समय में कितना होगा, तो t होगा। ये चलिए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो कहाँ से मिला, ये त्वरण की परिभाषा से। तो अगर t को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस यू, और u को इधर ले आएंगे तो माइनस यू क्या हो जाएगा, प्लस यू हो जाएगा। यानी कि u प्लस at इज इक्वल टू v, या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। इस तरह से हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, क्या प्राप्त कर लिया बच्चों, तो गति का समीकरण को प्राप्त कर लिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं गति के दूसरे समीकरण को देखते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही है दूसरा गति का दूसरा समीकरण। तो इस रिलेशन को हम लोग, इस फॉर्मूले को इस्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो वेग की परिभाषा पे जाइए। वेग क्या, वेग होता है विस्थापन बटा समय, दूरी बटा समय, है ना। तो यहाँ से हम लोग दूरी बराबर क्या लिख सकते हैं, s बराबर v इंटू टी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि कोई भी वस्तु चलती है तो उसका वेग क्या होता है, लगातार बदलता रहता है। तो यहाँ पे जो हम लोग वेग लेंगे वो कौन सा लेंगे, एवरेज वेग लेंगे, औसत वेग लेंगे। तो मान लीजिए कि हम लोगों को किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग पता है और अंतिम वेग पता है, तो हम लोग औसत वेग कैसे निकालेंगे, औसत चाल कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दो क्वांटिटीज़ हैं बच्चों, u है और दूसरी क्या है, v है। तो u प्लस v बाई क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और यहाँ पे दिस होल इनटू
2। इस तरह से हम लोगों ने मान लिख दिया। वेग कौन सा वेग लेते हैं, तो दोनों वेगों का हम लोग औसत वेग ले लेते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ से हम लोग क्या करें, यहाँ पे बच्चों हम लोग गति के पहले समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। गति का समीकरण क्या कहता है, यहाँ पे देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, v की जगह हम लोग मान रख देते हैं, किसका, u प्लस ए टी लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा u और प्लस v की जगह रख दिया u प्लस ए टी, कहाँ से, गति के पहले समीकरण से, और दिस होल बाई 2 और यहाँ पे इंटू टी हो जाएगा, है ना। इसको 2 है नीचे, तो 1/2 को हम लोग अलग कर लें, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2u प्लस ए टी और इंटू टी, है ना। अब ये 1/2 को अंदर अगर हम लोग ले जाएं तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2u, पहले हम लोग t से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे रहने देते हैं हम लोग 1/2 है ही, तो यहाँ पे 1/2 को अभी बाहर रहने देते हैं, इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2ut और प्लस a इंटू टी इंटू टी, तो ये हो जाएगा at स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ काम करते हैं, ये 2 को अंदर ले जाते हैं, है ना। तो 2 को जब अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2ut/2 हो जाएगा और प्लस at स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और दिस होल किसके बराबर है, s के बराबर है ना। तो यहाँ से देखिए ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मिल जाता है s इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा ut और प्लस यहाँ से 1/2 को अगर हम लोग अलग कर लें तो हाफ at स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने ये गति का दूसरा समीकरण भी इस्टेब्लिश कर लिया है ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं गति के तीसरे समीकरण की ओर, है ना। तो गति का जो तीसरा समीकरण है वो क्या है कि v जो कि वेग और विस्थापन के बीच के संबंध को बताता है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as, है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी बच्चों हम लोग वेग की परिभाषा का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो वेग की परिभाषा क्या कहती है कि वेग क्या है, तो समय में परिवर्तन की एकांक समय में तय की गई दूरी को ही वेग कहते हैं। तो v इज इक्वल टू s/t, और t को अगर उधर ले जाएं तो s इज इक्वल टू v इंटू टी। तो यहाँ पे भी बच्चों चूँकि वस्तु का देखा कि वेग बदल रहा है, u से v हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कौन सा वेग ले लेते हैं, तो औसत वेग ले लेते हैं। और औसत वेग कैसे लेंगे, तो प्रारंभिक वेग u और प्लस v और बाई क्या करना होगा, बाई 2 करना पड़ेगा। और यहाँ पे t का मान रखेंगे बच्चों, t का मान रखेंगे किससे, क्योंकि इसके जो समीकरण है इसमें t तो है नहीं, तो हम लोगों को t नहीं चाहिए, तो t का मान बैठाएंगे समीकरण 1 की मदद से, समीकरण गति का पहला समीकरण से, जो कि कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से अगर t का मान निकालें तो u इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v माइनस यू, है ना, इज इक्वल टू ए टी बचा यहाँ पे, और फिर यहाँ से t का मान निकालें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। ये किसके बराबर है, तो t के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग t की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, v माइनस यू बाई ए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लें, v की जगह हम लोगों ने क्या लिखा बच्चों, v की जगह औसत वेग लिखा है, जो कि हुआ v प्लस यू बाई टी। इसको हम लोग लिख दें v प्लस यू और बाई टी, है ना। और t का मान हम लोग गति के पहले समीकरण से क्या निकाला, तो ये निकाला हाँ t इज इक्वल टू v माइनस यू और बाई ए,
निकाल सकते हैं। और v माइनस v प्लस u बाई v प्लस u, और यहाँ पे क्या है 2, है ना। तो अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ऐसे एवरेज जब वेग लिया तो v प्लस यू बाई 2 आया, तो यहाँ पे s बच गया, और यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर, और नीचे में क्या बच रहा है 2a बच रहा है ना। तो और 2a को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2as, और इधर क्या बचा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचा। तो यू स्क्वायर को अगर इधर ले आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यू स्क्वायर माइनस इधर आने पे प्लस हो जाएगा, और प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, या फिर इसको अगर हम लोग इस तरह से लिख दें कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यही है गति का तीसरा समीकरण। इस तरह से हम लोगों ने तीनों गति के समीकरणों को क्या कर लिया बच्चों, स्टैब्लिश कर लिया है। तो इसे आप एक नज़र में देख सकते हैं, और इसको देख लीजिए कि किस प्रकार से इसको सिद्ध किया गया है। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, और इसके अलावा हम लोग ये जो गति के समीकरण हैं इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। आइए ना सर, कोई क्लास एंड हो गया।